बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज यौम तकबीर है और कौम को मुबारक। और पूरी कौम जो है आज तजदीद अहद कर रही है, इस अज़म का इजहार कर रही है कि अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। यौम तकबीर 27 साल मुकम्मल हो गए। ये वो दिन था जब भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पूरी दुनिया देखती रही कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके हिसाब बराबर कर दिया। सिर्फ 28 मई ही नहीं, 10 मई भी जो है पूरी कौम को, पूरी दुनिया को, भारत को, भारतीय अवाम को और मोदी को जो है वो याद रहेगा कि जब 10 मई के दिन पाकिस्तान के जवाब ने दुनिया को हैरान कर दिया, मोदी को हैरान कर दिया और भारतीय अवाम को हैरान कर दिया कि ऐसा जवाब आया कि वो सदियों तक याद रखेगा। और अब भी मोदी की जो गिजड़ भभकियाँ हैं वो जारी हैं और फेज़ 7 के लिए कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, और कभी बाहर के इलेक्शन का बहाना, और कभी जो है वो गोली का बहाना, रोटी का बहाना। रोटी तो हमें मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कौम जो है वो तैयार है रोटी खाने के लिए भी और गोली चलाने के लिए भी। पूरी कौम जो है, हमारे नौजवान जो है वो तैयार हैं अपने मुल्क का दिफा करने के लिए और अपनी अफवाज के साथ मिल के शाना बशाना लड़ने के लिए। आज हमने दावत दी है इस मौके पर राजा ज़फ़र हक साहब को। आप उस काबीना का हिस्सा थे जब एटमी धमाके किए गए और इन एटमी धमाकों के बायस जो है मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ। राजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर, राजा साहब बताइएगा, जब ये एटमी धमाके हुए 27 साल पहले, आप उस वक्त मौजूद थे, गवर्नमेंट का हिस्सा थे। सर, क्या जज्बा था, क्या प्रेशर था दुनिया का? दुनिया पूरी जो है आप पाकिस्तान से रब्ते कर रही थी, अमेरिका जो है वो रब्ते कर रहा था कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे। वो पाकिस्तान को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसे था कि लालच भी दे रहे थे जी और धमकियां भी दे रहे थे कि सैंक्शंस लग जाएंगी और आप उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहरहाल जब मीटिंग शुरू हुई जी तो उस वक्त इब्तिदा में थोड़ा सा काबीना के अंदर एक दो अरकान ने कहा कि जी बेहतर ये है कि धमाके ना किए जाए। लेकिन मैंने फिर मियाँ साहब से कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। बहरहाल मैंने उन्हें तफसील से बताया कि ये धमाके जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और अगर अब नहीं होंगे तो कभी भी नहीं हो सकेंगे। ठीक, इसलिए ये रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, और कोई रिस्क नहीं है और बाकी मामला जो हैं वो अपनी जगह पर खुद ठीक हो जाएंगे। तो बहरहाल मियाँ साहब जिस वक्त ये इंडिया ने दूसरे धमाके किए तो उस वक्त इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्हें पोखरान जहाँ ये तजर्बे किए गए जी वहाँ वो उन्होंने खड़े होकर तलवार लहराई और कहा कि आप पाकिस्तान कश्मीर की बात करें। तो मैंने कहा कि ये इतना बड़ा चैलेंज है जिसको मीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहरहाल तो फिर मियाँ साहब जब ये धमाके इंडिया ने दोबारा किए थे उस वक्त वो सेंट्रल एशिया की रियासत के दौरे पर थे और वहाँ उनको जब इत्तला मिली तो उन्होंने कहा कि तो हमें भी इसका जवाब देना चाहिए। सही है। वापस आकर हस्बे तरीका उन्होंने सबसे पहले काबीना को एतमाद में लेने का फैसला किया। ठीक है, वो एटमी धमाके जो है वो कर चुके हैं। और जी राय साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरी दुनिया जो है वो देख रही थी और पूरी दुनिया ये चाह रही थी कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे और पाकिस्तान ने ये कर दिखाया। अमेरिका से सर क्या कॉल्स आ रही थी, क्या ऑफर्स आ रही थी? जब मियाँ नवाज शरीफ को मुख्तलिफ कॉल्स आई, मुख्तलिफ ऑफर्स आई तो ठुकरा दी गई इस सारे कौमी सलामती के अमूर पर कि हम अपने दिफा को जो है नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। सर बिल्कुल, वो मियाँ साहब जो थे वो पुराने थे और हम समझते हैं कि ये जो
सिलसिला एटमी असासों का शुरू हुआ था जी। इब्तदा में 1971 के साने के बाद, और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मरहूम वो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म जो थे उनके पास आए जी। और भुट्टो साहब को कहा कि मैं इस सिलसिले में आपकी खिदमत कर सकता हूँ, मैं इसका इल्म रखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप इस सिलसिले को जारी करें, और फिर उन्होंने इसकी न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि एक कमेटी मुकर्रर कर दी जिसके गुलाम इसहाक खान और बाकी लोग मेंबर थे जी। और उन्होंने पहले जगह का तयन किया कि किस जगह पर होने चाहिए, और फिर उसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो चल पड़ा। और भुट्टो साहब की वफ़ात के बाद फिर ज़ियाउल हक़ साहब ने इसको आगे चलाया, और वो अमली तौर पर काफ़ी इसमें तरक्की हुई। और फिर डॉक्टर कदीर ख़ान साहब ने कबूटा की जगह सिलेक्ट की जी जी। और वहाँ पर फिर ये ना सिर्फ ठीक, तो बिल्कुल ठीक है राय साहब, एटम बम बना बल्कि जी जी सर, जो सर सूरत हाल अब 27 साल सर मुकम्मल हो गए हैं एटमी धमाकों को, और आज पूरी कौम जो है 27वां जो है उसकी सालगिरह मना रही है और तजदीद कर रही है इस अहद की कि हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। तो एक तो सर 28 मई से और एक 10 मई है सर, दोनों को ज़रा सर जायज़ा लें कि 28 मई को भी पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और 28 मई को भी पाकिस्तान ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया जो सदियों तक याद रहेगा सर। ये मैं समझता हूँ जी कि ये कौमी इत्तेहाद का नतीजा है। उस वक्त भी कौमी इत्तेहाद मौजूद था और पाकिस्तान को जो ये इस दफ़ा ख़तरा था, तो मोदी साहब पूरी कौम इकट्ठी हुई, इस्लामी जज्बे का बरमला इजहार आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर साहब ने किया जी। वो इस कदर मौसर था कि हर आदमी इस मामले में यकसू हो गया और कोई दो राय नहीं रहेगी। तो ये इसका बहुत सारा क्रेडिट आर्मी चीफ जो अब बिल्कुल ठीक है राय साहब, इसका क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को जाता है जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को मार के हक को लीड किया और पाकिस्तान को वो कामयाबी दिलाई जो जिसके पाकिस्तान जो है वो इंतज़ार में था। और 28 मई और 10 मई को देखें तो दोनों तारीखें जो हैं वो दुनिया को भी याद रहेंगी और इंडिया को भी याद रहेंगी। राय साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन भाई यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 28 मई को और 10 मई की जो सूरत थी वो क्या थी, और अब जो है सियासत भी गर्म होती नज़र आ रही है और मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी जो स्पेशल सीट का मामला है उस पर भी काफ़ी पेशरफ्त हो रही है और जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस पर बात करेंगे। हमने ज्वाइन किया है सेंटर खलील ताहिर संधू साहब ने मुस्लिम नून से। खलील भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और नईम हैदर पंजोथा तहरीक इंसाफ से भी उन्होंने ज्वाइन किया। नईम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नईम साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर एक तो आज 28 मई है और 28 मई और 10 मई दोनों ऐसी वाक़यात हैं और तारीखें हैं कि दुनिया को याद रहेंगी। इस मौका पर तहरीक इंसाफ क्या कहती है सर? बहुत शुक्रिया अमरुद साहब, आपने मौका दिया। बिल्कुल जी, हर मौका जो पाकिस्तान के दफा के लिए हो, हम बिल्कुल मुल्क हमारा है और हमारा दफा मजबूत होगा तो हमारा मुल्क मजबूत होगा। बिल्कुल जी, हमारा मौका क्लियर है। कदीर साहब ने, डॉक्टर कदीर ने जिस तरह इसके अंदर रोल अदा किया, उसका मोहसिन पाकिस्तान है और आज पूरी दुनिया जो उनको सलाम कर रही है। पूरे उन बता रहे थे कि मैं वीडियो क्लिप देख रहा कि 7-8 साल लगे इस सारी जो एटम बम था तैयार करने के अंदर, और लोगों ने बड़ा मजाक भी बनाया उनका कि ये कैसी बात है जी कि इनको तो नहीं पता, तो ये तो डॉक्टर हैं, फलां हैं, ये हैं। लेकिन उन्होंने साबित किया, उन्होंने कहा कि हम लगे रहे, मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कामयाबी हासिल हुई।
उसके बाद फिर भारत ने जब वार किया तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त के जो पीएम थे उनको कहा कि अब आप भी वार करें। तो हमने जो है वार किया और फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो उसके बाद भारत बैकफुट पे हो गया। लेकिन आज भी जो माहौल है, जो हालात हैं, हम समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो कभी भी इस मोदी की जो है वो जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान पे वार करता। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान ने आगे से भरपूर जो है जवाब दिया, जिसकी वजह से वो बैकफुट पर हुए और खान साहब समेत पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वर्कर ने उसके अंदर रोल अदा किया। पहला ट्वीट खान साहब का था कि पूरी कौम यकजा है मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और ये पाकिस्तान हमारा है, फ़ौज पाकिस्तान पे हमें जो है वो नाज है। और उन्होंने जो रोल अदा किया है खसूसी तौर पर जो है उन्होंने पाक फ़ज़ाइया का जिक्र किया, जैसे नौजवानों ने कमाल किया, सोशल मीडिया के वॉरियर्स, वो तो DGI इख्तियार साहब ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। तो यही वो अवाम है ना, यही वो पाकिस्तानी नौजवान हैं जिनके हवाले से अक्सर जो है वो यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं प्रोग्रामों के अंदर, तजिया निगार और दीगर जिनकी ओपिनियन खिलाफ है तहरीक इंसाफ के, वो कहते थे कि ये नौजवान जो है डिजिटल दहशतगर्द हैं। लेकिन फिर ट्विटर भी खोलना पड़ा, तो फिर और वक्त जब आया तो उन्होंने साबित किया कि हम उस वक्त भी कानून की सरबुलंदी की बात करते थे, हम आज भी कानून की सरबुलंदी की बात करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आज जिन मसाइल से पाकिस्तान दुचार है, इन मसाइल का हल निकालना है। उस हल निकालने के लिए क्या जरूरी है? उस हल निकालने की जरूरी ये है कि पहला मसला आपका कि मोदी फिर वार करेगा, वो आपका बड़ा अहम मामला है। दूसरा है आपका अमन के हवाले से, दहशतगर्दी जितनी बढ़ चुकी है। और तीसरा है मैशत, पाकिस्तान की मैशत आज महंगाई जिस दाने पे पहुंच चुकी है। तो ये तीनों मसाइल जो हैं इनका हल वो हुकूमत निकाल सकती है जो अवामी मैंडेट वाली हो, जिसके पीछे अवाम की ताईद हासिल हो, जो अवाम के इंटरेस्ट को देखे, इंटरेस्ट को वाच करे। और वो उसी सूरत के अंदर होगी जब पाकिस्तान के अंदर जो है आप अवाम के नुमाइंदों को बिठाएंगे, आप अवाम का मैंडेट तस्लीम करेंगे, आप कहेंगे कि ठीक है जी ये इक़्तिदार जो है अवाम ने इसको दिया है और वो फैसले करें, तो तब ये मामला हल होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आए। तो इमरान खान साहब को बाहर निकालना चाहिए, तमाम लीडरशिप को बाहर निकालना चाहिए, तमाम वर्कर को बाहर निकालना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद होनी चाहिए, अदालतें जो हैं वो इंसाफ फराहम कर रही हों, 26वीं तरमीम खत्म होनी चाहिए, PK खत्म होने चाहिए, जो कुछ 2-2.5 सालों के अंदर किया गया है ना उससे वापसी होनी चाहिए, उससे वापसी होनी चाहिए। ठीक है, आप खलील ताहिर संधू साहब ने ज्वाइन किया। खलील साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर हम बात कर रहे हैं 28 मई की और हम बात कर रहे हैं 10 मई की। दोनों जो दिन हैं वो याद रहेंगे पूरी दुनिया को, भारत को और पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुनिया को हैरान कर दिया था। और 10 मई को पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था उससे भी दुनिया हैरान हो गई है। सर क्या कहेंगे इस मौके पे, क्या स्पिरिट है कौम की, क्या स्पिरिट है सियासतदानों की? बहुत शुक्रिया जावेद भाई साहब, आपका भी और न्यू टीवी का भी। मेरे भाई अभी जो बात कर रहे थे, विद दैट मोस्ट रिस्पेक्ट, जो कौम का जज्बा है वो बिल्कुल इकट्ठा है और इनका भी बहुत शुक्रिया। ये भी सारी पॉलिटिकल पार्टी है और ये बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं और हम सब ने एक करारदादे भी इकट्ठी पास की हैं, स्पीचेस भी हमने इकट्ठे की, सेनेट में भी, कौमी असेंबली में भी। तो बार बार मैं समझता हूँ कि इस बात की शर्त लगाना, इनको पता है भाई को कि केसेस सारे सब जुडिस हैं अदालतों में। 26वीं तरमीम का जो रिव्यू है, जो व्हाट्सएवर, वो भी 2 तारीख सिरे से पास हुआ है। ठीक है, इनके एतराजात होंगे, ओजेंट भी होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन वो उसका हल किसने निकालना है? सुप्रीम कोर्ट ने। इनके केसेस का हल किसने निकालना है? हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हमारे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं है। कौम की खातिर तो जब बंदा अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, और मैं हैरान हूँ कि ये कोई भी बात हो जाए तो बानी या फानी व्हाट्सएवर कि उसको बाहर निकाले, उसको बाहर निकाले। भाई हमने थोड़ी बाहर निकालना है, हम कौन होते हैं? मेरे भाई आई थिंक पंजोता साहब है शायद, को पता है, नईम मेरा भाई है, नईम साहब को पता है कि जो अपना 14 साल की सजा होती है वो प्रोहिबिटेड क्लॉज में फॉल करती है। अपील इनकी लग चुकी है, वो सुनी जाएगी। आगे फैसला जो भी करना है, अभी 5 तारीख है इनकी, वो जजेस ने करना है। हम तो जेल के दरवाजे नहीं खोल सकते ना किसी तरीके से भी। तो इसका भी अब हल जो डायलेक्ट के जरिए निकलेगा, बैठ के निकलेगा। पहले भी बैठे हैं लेकिन बहुत जल्दी ये डायलेक्ट खत्म कर देते हैं। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नईम साहब बिकॉज ही इज अ वेरी कमिटेड पर्सन विद अपनी जमात के साथ भी, अपने बानी के साथ भी। लेकिन ये जो भाई मेरा बात फरमा रहा है, ही इज आल्सो एडवोकेट, आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, बोथ वी आर एडवोकेट्स, कि ये अदालतों ने मसले हल करने हैं। तो जहां तक पाकिस्तान और इंडिया का तल्लुक है, ये तो एक तदब्बर और तकब्बर की जंग थी और तदब्बर जीता है, तकब्बर हार गया। और अभी असल में ये सारा मसला तो पानी के, आपको यू नो बलोच साहब, व्हाट इज लाइफ।
और पानी का मसला जो है, ये सारे दरिया जो है ये निकलते हैं 6 दरिया, जिन पे 3 पे इन्होंने डैम बना लिए हैं, 3 हमारे पास हैं। लेकिन कल को अगर यही मसला जो है कश्मीर पे इसको दरिया निकलते हैं, और एक मिनट जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का नारा है, जो उनका हक खुद इरादियत है, उसके तहत फैसला करते थे, अगर वो फैसला कर लेते हैं कि हमने पाकिस्तान के जाना है, तो ऑटोमेटिकली ये 6 दरिया पाकिस्तान की मिल्कियत बन जाएंगे। जहां तक ये बात कर रहे हैं अपना दूसरी मुकदमात की या व्हाट्सएवर में, फिर उसी पे हमका फोकस करूंगा कि दे हैव टू फाइट द। मैंने अपना खलील भाई, मैंने ये क्वेश्चन किया है कि जो यूनिटी है, जैसे 10 मई को पूरी कौम मुत्तहिद थी, सियासी जमातें जो है मुत्तहिद थी, और एक ही नुक्ता था, वो था पाकिस्तान। तो इस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए जो है वो सियासी जमातों को क्या करना चाहिए कि आपस के इख्तलाफात रहें बेशक, लेकिन जब पाकिस्तान का मामला आए, मुल्क का मामला आए, तो फिर सारे मुत्तहिद हों। जो मेरा परसेप्शन है जी, हम सारे मुत्तहिद हैं, मेरी जाती तौर पे है। इनकी जो बाकी जो इनका ग्रीवेंस है हम समझ सकते हैं, ये सारे समझ सकते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जब वालिद अंदर था, वो 3 बच्चों को लेकर जेलों में जाती थी। मोहतरमा मरियम शहबाज शरीफ साहब को, ये सियासत में ही होते हैं, ये दार चढ़ाओ। कल को ये आएंगे इज़हार है ऑटोमेटिकली हमें भी करेंगे, अंदर करेंगे, ये व्हाट्सएवर जो भी करेंगे, और जिस तरह पहले भी इनके बानी ने किया, सारा कुछ किया व्हाट्सएवर, लेकिन उसमें अब ये मौका नहीं है अभी पढ़ने का जी। मैं समझता हूँ दीज आर द पेटी इश्यूज रहे इन द प्राइस ऑफ द कंट्री इज मच बेटर। और जो कुछ हाफिज सैयद मोहम्मद मनीर साहब ने जो अभी 87% है जी उनकी, अभी जो आज का सर्वे है उनकी मकबूलियत, और अभी उन पे तीसरी जिम्मेदारी आयद होगी है, कौमी जिम्मेदारी। पहले मौशी थी और फौजी थी, अभी ये भी है। तो अब तो हमें सबको मिलकर इदारों को मजबूत करना चाहिए। मेरे भाई नईम जो है, जिनसे ये मुज़ाकरत करना चाहिए, तो उनसे नहीं करना चाहते हो, और वो है भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मेरा भाई कॉम्पिटेंट लॉयर है, इनको पता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कभी भी एस्टेब्लिशमेंट या फौज से मुज़ाकरत नहीं कर सकते। मुज़ाकरत हमेशा सियासी जमातों को करने होते हैं, तो वही राह है, वो उधर ही बैठना पड़ेगा, उधर से हल निकलेगा और कहीं से हल नहीं निकलेगा जी। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद, वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नईम भाई, बजट आ रहा है सर, बजट गवर्नमेंट पेश करने जा रही है, क्या तहरीक इंसाफ क्या इनपुट है, क्या कुछ तजावीज़ दी हैं बजट के लिए, कुछ चीज़ें जो है वो तहरीक इंसाफ कुछ लेके आ रही है? सब बात यह है कि बजट जो है वो जो हुकूमत फार्म 47 के मुताबिक बनाई गई है उसने ही पास करना है, और हमारी तजावीज़ तो तब उन पे जो है गौर होना जब उनको पता हो कि इनका इनपुट होगा तो हमारा बजट पास होगा। जब वो हमारे इनपुट के बगैर भी बजट पास कर लेंगे तो उसमें हमारी फिर तजवीज़ देने की भी क्या कदर रह जाएगी, जब करनी उन्होंने अपनी मर्जी है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि बजट जो है ना वो पैसे की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अवाम को जो है वो उसका जो इंटरेस्ट जो है वो अटैच होता है। तो यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ पर जब अवाम की हुकूमत नहीं होगी तो वो अवाम का इंटरेस्ट कैसे मैच करेगी। लेकिन IMF जिस तरह से शराइत नहीं, मैंने सुना है कि 8-10 उन्होंने कहा है कि लगाएं जी, तो वो जब शामिल कर रहे हैं, और गुज़श्ता जो बजट हुआ उसमें भी शामिल की गई, तो ये महंगाई तो कोई कंट्रोल नहीं होने वाली। तो ये बजट जो है फिर एक पहाड़ होगा जो आवाम पर गिरेगा, जो गरीब लोगों पर गिरेगा, जो किसानों पर गिरेगा, जो दिहाड़ी वालों पर गिरेगा। तो तहरीक इंसाफ का मौका बड़ा क्लियर है कि जो अवामी हुकूमत होती है वो ही अवाम की जो है वो फलाह का कोई काम कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जब अवाम की फलाह उसी सूरत में होगी जब अवाम ने उस हुकूमत को सपोर्ट किया हो। तो यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं है, तो उनको भी ये है कि भाई चलो दिहाड़ी लाना है, हंसी दिहाड़ी लाइए, अपना काम टपाइए, लगे लगे जाइए। एक और बड़ा अहम इशू आ रहा है सर जी। दूसरी चीज 14 साल सजा की बात की। देखिए इन्होंने ये कहा कि खान साहब आज केसेस की वजह से नहीं, खान साहब अपने नजरिए की वजह से, और ये एक गिरफ्तार नहीं कहा जा सकता। इमरान खान साहब, उनकी एहलिया और तमाम लीडरशिप या वर्कर, ये सारे अगवा किए गए हैं। ये इस वक्त अगवा है। अरेस्ट वो होता है जब आपका कोई कानूनी होता है। नो, कोर्ट अपनी मर्जी से कोर्ट्स बनाई गई हैं, अपनी मर्जी के जजेस की तैनाती की गई है, लॉ मिनिस्ट्री से ये तैनातियां की गई हैं। लॉ मिनिस्टर कौन है? तो पहले हुकूमत का है। ठीक है, कौन करता है सर जी? पहले कौन करता है, कैसे होती है? देखिए जब लॉ मिनिस्टर या फार्म 47 का होगा और आपके मुखालिफ होगा, तो क्या वो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले करने के हवाले से, यानी इंसाफ के हवाले से कोई वो बात करेगा? वो तो जज को कहेगा कि नहीं भाई। अब एक जज, मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ, ATC के अंदर जज थे सरगोदा के, यहाँ रावलपिंडी में। उन्होंने कहा जी कि मैंने जमानतें जो है वो लेनी है। उन्होंने जमानतें ले ली। जमानतें लेने के बाद उन्हें ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। उससे पहले जो हमें सारा इतला मिली कि उनके ऊपर बाकायदा तौर पर थ्रेट किया गया, बच्चों की धमकियाँ दी गई, क्योंकि वो हमारे इलाके के लोगों को भी जाकर वो बात करते हैं ना, बताते हैं।
और जब वो नहीं माने, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने 22 लाख जुर्माना जो है वो हुकूमत को किया। उसके बाद हुकूमत रुकी नहीं, उन्होंने कहा कि जज की ऐसी की तैसी, भाई इसने हमारी क्यों नहीं मानी, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से फिर दरखास्त खारिज हुई। तो ये तो आपके सामने दूसरी मिसाल सर्वोदय आईटीसी के जज उठा रहे, जिसका गैस का मीटर जो है वो काट दिया गया, जिसके घर के ऊपर फायरिंग की गई। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस दिया उस पर, उस चीफ जस्टिस को वहां से हाथ धोना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा, उनके खिलाफ ट्रोलिंग, एक के खिलाफ वो वीजे वाला मामला लेकर के आपकी ड्यूल नेशनलिटी है, दूसरे के खिलाफ कोई जेली सनद जो है वो वहां से निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये केसेस झूठे हैं। अदालतों से फैसले लिए गए हैं। अब अदालतों को इंसाफ करने के अंदर जो है वो भी रुकावट डाली कि आप केस ही ना सुने, उन्हें जेल में रहने दें। ठीक है, हमने नया केस तैयार जो चला रहे हैं तोशा खाना और 9 मई के, वहां सजा हो जाए, तब जाकर अलकादर के अंदर आप फैसला सुनाइए। और ऐसे ही आप देखेंगे इमरान खान साहब को ये नहीं रिहा करेंगे। अच्छा, अलकादर में अगर सजा मुअत्तल होगी तब तक ये तोशा खाना में सजा दे चुके होंगे। अच्छा चलें, ये तो ये प्रेडिक्शन है, ये खबर है सर। खलील साहब आप सुन रहे हैं, पैटर्न है, नईम साहब की बात सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगवा किया गया है। मैं तो कह रहा हूँ कि कोर्ट ने सजा दिया, लेकिन वो कह रहे हैं अगवा किया गया उन्हें। देखिए जावेद बलोच साहब, एक तो मैं अपने भाई का शुक्रगुजार हूँ जो एक बात को उन्होंने माना, उन्होंने अपनी हुकूमत को फार्म 47 की हुकूमत कह दिया। उसकी मिसाल शहादत ये है कि जो आजम वजीर तारड़ साहब है, वो इनकी गवर्नमेंट में, जब पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सेनेटर मुंतखब हुए थे, वो इलेक्शन लड़के सेनेट से पंजाब असेंबली से आए थे। तो गवर्नमेंट इनकी थी, तो उसका मतलब ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है। आजम वजीर तारड़ साहब ने हमारी गवर्नमेंट के दौरान इलेक्शन नहीं लड़ा, नंबर 1। नंबर 2, ये जिस तरह की मेरा भाई नईम, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, इसलिए कि बहुत हाई लेवल पे जाके अपनी पार्टी को ये करते हैं, डिफेंड करते हैं, और करना भी चाहिए हम दोनों को, अपनी अपनी पार्टी को। लेकिन ये जो जिस तरह से आपने बात सवाल किया कि बजट में आप क्या तजावीज देंगे, इनको पता है कि कटौती इमोशंस होती हैं। मैं 4 दफा पंजाब में रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ 3 दफा। कटौती इमोशंस होती हैं, फिर आप कट देते हैं, फिर सारा कुछ देते हैं, उस पर बहस होती है। लेकिन होना ये होता यही है कि जब अक्सरियत किसी की होती है तो बजट नेचुरली ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जो, या कहीं भी डेमोक्रेसी, वो तो मेजॉरिटी का होगा ना जी, जिसकी भी मेजॉरिटी होगी। बट ये इनको पूरा मौका मिलता है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है वो बहस का आगाज बजट पे वो करता है, वो अपनी तजावीज देते हैं। अभी परसों जब 21 को हमने सेनेट का इजलास हो रहा था, तो आप भी उधर मौजूद थे बलोच साहब, आपकी पूरी टीम थी नियो टीवी की, तो वहां पे भी हमने कहा कि आप 2 दिन में जो भी है हम सबको भी अपनी अपनी तरामीन जमा करवाएं ताकि हम कौमी असेंबली में भेज सके। तो ये दिस इज द वे ऑफ बजट पास करना, और सारा ये पार्लियामानी जमहूरियत में ऐसा ही होता है। तो इसलिए हम उस पर बात करें जी बजट पे, ताकि आम आदमी की जो जिंदगी है वो जो उसका जिस्म उठा रहे हैं खलील भाई, वो जो कह रहे हैं कि खान साहब को जो है वो सलाह नहीं हुई, उन्हें अगवा किया गया। मुझे नहीं पता कैसे ये कह सकते हैं कि अगवा किया गया, क्या तो फिर ये अगवा का पर्चा करवाते किसी न किसी जगह पे। नईम साहब को तो पता है 22 से 22B के तहत जा सकते हैं ये सेशन कोर्ट में, और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं उसके खिलाफ, अगर नीचे से फैसला नहीं आता फिर सुप्रीम कोर्ट भी है। और FIR तो काटना वैसे भी मतलब जो भी है इनका फंडामेंटल राइट है, तो वो कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस होगा तो FIR कट जाएगी उस पर। तो इनको चाहिए कि अगर ये इनके पास अगर कोई एविडेंस है, गवाहान है कि उनको गवाह किएगा, तो वो गवाहान को पेश करें और जाके वहां पे पर्चा करवाएं इस बात का। ठीक है नईम साहब, एक और बड़ा अहम इशू आ रहा है स्पेशल सीट्स का, क्या तो है सर? केस तो बड़ा जो समात जा रही है उस पर। संधू साहब के उस जो नुक्ता है कि ये जाकर पर्चा करवाएं, अदालत में जाएं, 22 से भी करें, उसी के अंदर इसका जवाब भी आ जाएगा जब अदालतें जो हैं वो 26वीं तरमीम की रोशनी में ख़त्म कर दी जाएं, जब उनसे इख्तियार ले लिए जाए कि हुकूमत अब डिसाइड करेगी कि कौन जज होगा, उसने कहाँ ट्रांसफ़र होना है, किस जगह पर उसकी तैनाती होगी, तो फिर उसके बाद आप अदलिया का हाल देख लें क्या होगा। आर्टिकल 175(3) जो है वो बड़ा वाज़ेह है। वो ये कहता है कि अदलिया जो है वो एग्जेक्टिव से अलग है, आप हुकूमत के ताबे अदलिया को नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो है वो नफी होती है। जब अदालतें एक अलग से एक रियासत का सतून है, उसको आप किसी के मतहत कर देंगे, शहबाज शरीफ हो या कोई भी वजीर आजम हो, उसके मतहत चीफ जस्टिस को कर देंगे, या कि उन्होंने लगाना है, उन्होंने पोस्टिंग करनी है, तो फिर वो इंसाफ नहीं फराहम करेंगी। एक DC होता है, एक DPO होता है, KC है, SHO है, इंतजामिया के नीचे जो आते हैं तो वो हुकूमत के मुताबिक ही चलते हैं। हुकूमत का जो होता है चीफ मिनिस्टर मुतलका होता है, उन्होंने उनको पोस्टिंग देनी होती है SHO DC को या DPO को या AC को, नीचे जो SHO लगता है वो DPO देता है, तो उन्होंने ही करें, वो तो तमाम लोग सिवियाँ लेकर फिर रहे होते हैं।
वज़ीर आला साहब के पास कि जी मुझे वहाँ पर लगा दे, और वो हुकूमती मर्जी के मुताबिक ही वो उस ज़िले के अंदर फैसले करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं सारे। तो फिर ये जज भी आप जब इस तरह हुकूमत के नीचे कर देंगे तो ये तो वही होगा कि अब जज जो है वो आपको प्रोटोकॉल दें, तो वो प्रोटोकॉल उसी सूरत में देंगे कि आपको आपके केसेस खत्म कर देंगे और आपके मुखालफिन को सजाएं देंगे। सीटों की बात कर रहा हूँ, अगर सीटें आ गई फिर दोबारा 2/3 हो जानी है। देखिए जो सीटें हैं, सीटें ये कभी भी इनका दिल नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ को दें। एक जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने एक सवाल उठाया था जब मेन फैसला आया उससे पहले। उन्होंने कहा था कि मान लिया जी, एक तरफ मान लेते हैं जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी नहीं लड़ी, पीटीआई भी नहीं लड़ी इलेक्शन, आप मुझे कानून के अंदर कोई ऐसी शिक दिखा दें जहां पर ये लिखा हो कि ये सीटें जो है नून लीग को या पीपल्स पार्टी को जाती हैं, जबकि वोट जो है वो अगर आजाद उम्मीदवारों को ही मिला है तो नून लीग या पीपल्स पार्टी को कैसे जा सकती है? सवाल का कोई जवाब है? तो जवाब आपको नहीं मिलेगा। जवाब आपको 26वीं तरमीम में मिलेगा कि जब आप सिस्टम ही यूं कर दें तो फिर क्या। आर्टिकल 51 जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है कि जो जमात जितनी सीटें जीतेगी उस हिसाब से दी जाएंगी। एक नुकता और भी उठाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो तो बिल्कुल इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं थी। ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कौन है सरबराह? साहबजादा हामिद रजा। उन्होंने बताया कि मैंने जाकर अपना जो मैंने पेपर जमा करवाए, मैंने घोड़े के निशान के लिए दरखास्त दी, सर्टिफिकेट लगाया, लेकिन मुझे कहा गया कि आपको नहीं देना, मुझे आज़ाद किया गया। मैं खुद गया हूँ, मेरे पास एविडेंस है। मैंने कहा कि ये पीटीआई का सर्टिफिकेट लेकर आया, उन्होंने कहा जी नहीं आप आज़ाद हैं। तो जो तशरीह की थी वो इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर गलत की थी कि बल्ले का निशान लेने का मतलब ये होता है कि अभी आज़ाद हो गए। तो ये जो तशरीह गलत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलती इलेक्शन कमीशन की थी। तो तमाम चीजें उस फैसले के अंदर डिस्कस होके पीटीआई को सीटें बनी, क्योंकि वोट पीटीआई को डला है। अब इलेक्शन कमीशन को अगर सजा दी जाती तो आज इलेक्शन कमीशन रिव्यू लेकर वहां ना जाता, और अगर वहां रिव्यू लेकर गया है, आपने पूछा भी नहीं है, तो फिर आईनी बेंच आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दूसरी सुप्रीम कोर्ट बनाई है, आपने वहां ये मुकदमा लगा दिया जहां आपने वो जजेस शामिल किए जो पिछले बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, जिन्होंने मेन केस सुना था। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लें कि जैसे केस चल रहा है, समाज चल रही है, तो आपको ये नजर नहीं आ रहा इसमें इंसाफ। खलील भाई जरा बताइएगा सर सूरत क्या है? देखिए बहुत साहब, एक तो भाई को मैं बताना चाहता हूँ, समाज जो है वो जारी है। आर्टिकल 104 है अपना जो इलेक्शन लॉज है उसका, उसमें यही होता है कि आपकी जब स्क्रूटनी होनी होती है उससे पहले आपको रिजर्व सीटों की लिस्ट जमा करवानी होती है। दूसरा अहमद रजा मेरे भाइयों की तरह है, उसमें वो उनके जो मंशूर है, एक तो उन्होंने इलेक्शन ही लड़ा अपनी पार्टी पे, तो पार्टी ने लिस्ट जमा करानी होती है। दूसरा उनकी लिस्ट में किसी जगह उनके जो मंशूर उसमें यह कि खवातीन और माइनॉरिटीज उनके मेंबर नहीं हो सकते। नंबर 3, अगर उनके खिलाफ फैसला आया था तो क्या वो रिव्यू में गए हैं? अगर तो वो रिव्यू में गए तो वो तो रिव्यू में नहीं गए। दूसरा इन्होंने बात की है मेरे भाई ने, नहीं पंजोता ने, कि आर्टिकल 175 की बात की है। आर्टिकल 175 जो है ये आर्टिकल 200 को तो खत्म नहीं करता। आर्टिकल 200 में ये है कि आर्टिकल 200 में ये है कि आप सबसे पहले करें अपना उसमें जो चारों जजेस हैं, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और मुतलका जज, जिसने किसी जज को ट्रांसफर आप कर रहे हैं जब दूसरी अदालत में, तो उसकी भी कॉन्सेंट पूछी जाती है। और अगर उनमें से एक भी कह दे कि मैं नहीं जाना चाहता, या चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह दे, या दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस कह दें, तो तब वो नहीं जा सकता। तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं। दूसरे नंबर पे ये बात करें कि जजेस हम तैनात करते हैं, नो नॉट एट ऑल। जजेस के लिए इनको पता है कि बराबर मतलब हमारी बराबर की नुमाइंदगी है दोनों पार्टीज की, इनके शिबली फराज साहब और अली गौहर साहब, और दूसरे जो है अपना अली गौहर साहब, और इन सब हमारे, और उसमें बाकी जजेस हैं, तो उसमें तो इक्वल नुमाइंदगी है। तो वहां पे तो जिसको भी एक्सीडेंट मिलेगी वो जज लगेगा। गवर्नमेंट के पास तो सख्त आ रहे हैं जज लगाने का। और सेकेंडली नहीं पंजोता सब, आर्टिकल 175(3) जो है वो किसी सूरत में भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 200 को खत्म नहीं कर सकता। उसमें क्लियर लिखा है कि आप तीनों से पूछेंगे, दो जजेस से, हाई कोर्ट के जजेस से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, और मुतलका जज जो ट्रांसफर करना है उससे, उनमें से एक भी बंदा ना कर दे तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता जी। इसलिए मैं इसको दूसरा रिजर्व सीट जो है वो बेसिकली तो चाहिए था, वो उस वक्त ही मंसूर अली शाह साहब को काबिल एहतराम है कि ये पार्लियामेंट को मामला भेजते। अब ये चीजें मतलब ये है कि अगर इन्होंने कोई चीज, ये फरीक ही नहीं है, कल भी चूंकि केस चूंकि सब जुडिस है, ये फरीक ही नहीं है, उसमें तो उनको सीटें कैसे दे दी? मतलब भाई मौकफ आ गया आपका, और इस सीटों के मामले पे बड़ी खबर जो है वो आइंदा कुछ दिनों में आने की तवक्को है, और फिर तहरीक इंसाफ जो है ईद के बाद एक नई तहरीक भी शुरू करने वाली है। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।